Hi everyone, welcome back to our channel. In this particular chapter, we are going to discuss about the traders, king and pilgrims. So first of all, talking about the traders. Traders means क्या होते हैं? बिजनेसमैन. ठीक है. किंग्स तो सबको पता है कि राजा होता है और पिलग्रिम्स क्या होते हैं? तीर्थ यात्री. ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं. ठीक है, किसी चीज़ की खोज में. हाँ, तो वो है पिलग्रिम्स. नाउ मूविंग एड विद द पैराग्राफ, हाउ टू फाइंड अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर्स. हम ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये हम पर्टिकुलर दिस चीज़ के बारे में अब जानेंगे. तो यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन ए चैप्टर 9. ठीक है, तो हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड के बारे में पढ़ा था, है ना, प्रीवियस चैप्टर में. ठीक है, कि वहाँ पे एक पोटरी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, है ना. मतलब पोटरी मतलब जो क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन थे. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो नॉर्दर्न पार्ट में मोस्टली मिले थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन किया हुआ है. ठीक है, जो कि हम चैप्टर 9 में पढ़े. सो उसके बाद क्या लिखा? दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम द सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट्स. तो जो इसकी स्पेशल चीज़ें हैं कुछ, ठीक है, जैसे पोइट्री से इन्होंने यहाँ पे लिखा, मेंशन किया कि बॉल्स मतलब कटोरियाँ और प्लेट्स मिले हैं. ठीक है, इस मतलब थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये जो पूरा नॉर्दर्न रीजन है ना, इसमें बहुत जगह में ये बर्तन मिले हैं जो कि मिट्टी से बने हुए थे, है ना, और जिनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता था. ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस. तो तुमको क्या लगता है कि ये कैसे इन जगहों में पहुंचा होगा, या ठीक है, या फिर कैसे आर्कियोलॉजिस्ट था जिसको ये पर्टिकुलर चीज़ें यहीं पे मिली. तो ट्रेडर्स में हैव कैरीड देम फ्रॉम प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अ अदर प्लेस. ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेडर्स रहते होंगे ना उस टाइम में, तो पर्टिकुलरली वो एक जगह में ये मिट्टी के बर्तन बनाते रहे होंगे और फिर उस पर्टिकुलरली मिट्टी के बर्तन को ले जाके दूसरी जगह बेचते रहे होंगे. तो हो सकता है कि जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है ना, तो वो पर्टिकुलर लोग इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ये सब चीज़ें ले आके बेचते रहे होंगे. एंड दैट वुड बी द रीज़न कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये सारी चीज़ें नॉर्दर्न पार्ट में मिली अपने भारत देश के. नाउ मूविंग एड, साउथ इंडिया वाज अ फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पीपर एंड प्रीशियस स्टोन्स. तो साउथ इंडिया उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था किसके लिए? गोल्ड के लिए और मसालों के लिए, और कुछ स्पेशल पीपर रहता है. पीपर मतलब क्या होता है? काली मिर्च. ठीक है, काली मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और कुछ प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, जो बहुत अच्छे पत्थर रहते होंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था. तो इन तीन चीज़ों के लिए फेमस था: गोल्ड, स्पाइसेस एंड पीपर एंड प्रीशियस स्टोन्स. तो इन चार चीज़ों के लिए हो गया ना, चार चीज़ों के लिए ये फेमस था उस टाइम में. पीपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर. ठीक है, सो मच सो दैट इट वॉज ऑल्सो नोन एज, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था. तो जो रोमन थे, ठीक है, रोमन एम्पायर में काली मिर्च का बहुत ज़्यादा बोलाबाला था. मतलब काली मिर्च को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वहाँ पे. तो इस काली मिर्च को पर्टिकुलरली ब्लैक गोल्ड के नाम से वहाँ पे जाना जाता था. ठीक है, कि उसको काली मिर्च को वहाँ पे ब्लैक गोल्ड कहते थे ना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था. सो ट्रेडर्स कैरीड मैनी ऑफ दीज goods to Rome in a ships across the sea and by the land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in the South India. तो यहाँ पे एक आ जाता है कि है ना, रोमन के जो कॉइन्स हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा मिले हैं साउथ इंडिया पे. हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में जो रोमन्स रहते होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंडिया में आते रहे होंगे, ट्रेड करते रहे होंगे, और यहाँ से काली मिर्च ले जाते रहे होंगे, क्योंकि उनको काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी, है ना, जिसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था उनके यहाँ. तो इसलिए वो लोग यहाँ पर्टिकुलरली आते रहे होंगे और ट्रेड करते रहे होंगे, है ना. तो यही एक प्रेडिक्शन लगाया इतिहासकारों ने, है ना, कि ऐसा हुआ रहा होगा, और इसीलिए जो रोमन्स के कॉइन है ना, वो मेजरली साउथ इंडिया में मिले. हाँ,
और जो रोमन्स थे वो आते कैसे थे ये भी देख लो कि वो लोग जनरली शिप्स के थ्रू आते थे, ठीक है, शिप्स के थ्रू आते थे और या लैंड के थ्रू आते थे। हाँ, नाउ मूविंग ahead with the paragraph, trader explored a several sea routes. Some of these followed the coast, and there were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon wind across the seas more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from the East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these long journeys. सो इस पूरा पैराग्राफ को मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है। ये पूरा पैराग्राफ ये कह रहा है कि जो ट्रेडर्स थे, जो मतलब बहुत दूर से आते थे जनरली, जो कि समुद्र का सहारा लेके आते थे ना, जो समुद्री जहाज लेके आते थे, तो उनका वो हमेशा कौन सा रूट फॉलो करते थे, वो हमेशा साउथ वेस्ट जैसे है ना वो वाला रूट फॉलो करते थे। अब साउथ वेस्ट रूट क्यों फॉलो करते थे, ये देखो, ये जैसे साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये कहा जाता है कि जो हवा रहती है ना, जो मोस्टली विंड होती है, वो हमेशा समुद्र से मतलब ठीक है, जैसे पानी से लैंड की तरफ चलती है, ठीक है ना। तो कैसे कह सकता हूँ यार मैं, जैसे सी टू लैंड चलती है, ठीक है, सी टू लैंड, तो सी टू लैंड ऐसे चलती है। हाँ, तो जब कभी भी कोई सिर्फ बाहर से आता था, ठीक है, फॉरेनर आता था, हाँ, तो वो हमेशा समुद्र वे से आता था, ठीक है, सी वेज चूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। तो वो लोग वो वही वेज चूज़ करते थे जिनमें उनको कुछ हेल्प मिले, ठीक है, कि ज़्यादा सैनिक उनको न लगाना पड़े, ठीक है, कि भाई है ना, इन ऑर्डर टू मतलब मूव देयर बोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो साउथ वेस्ट का रीजन, साउथ वेस्ट मानसून को प्रेफर करते थे। इस टाइम में पर्टिकुलरली हवाएं इधर से चलती थी, ठीक है, साउथ से वेस्ट पे। तो अगर तुम इस जहाज़ को यहाँ से ऐसे लेके आ रहे हो ना, तो ये जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी टू मूव द शिप, है ना। तो इसी का वो लोग क्या लेते थे, एडवांटेज लेते थे, ठीक है। और वो लोग हमेशा इसी वे से हमारे यहाँ आया करते थे। अब यहाँ पे और क्या लिखा है कि जो स्टडी शिप्स बनाई जाती थी, मतलब अच्छी, ऐसा नहीं कि भाई बेकार या लो क्वालिटी, स्टडी शिप्स बनाई जाती थी जो कि बहुत अच्छी रहती थी लॉन्ग जर्नीज़ के लिए। नाउ मूविंग एट न्यू किंगडम, द साउथर्न half of the subcontinent is marked by a long coastline and with the hills, plateaus and river valleys. तो जो साउथ का आधे से ज़्यादा हिस्सा या आधा हिस्सा कह सकते हैं किसे मार्क था, हिल्स थे वहाँ पे, प्लेट्यूज थे, ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे रिवर्स थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ था कहाँ, पर्टिकुलरली साउथ में। अब ये भी कहा जाता है कि जो अमंगस जो रिवर वैलीज थी, उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर थी वो थी कावेरी। कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ से बहती थी ना, वहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। फिर ये कहा जाता है, ठीक है, कि चीफ और किंग हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट। तो जो ये कोस्टल लाइन थी, ठीक है, लॉन्ग कोस्टल लाइन थी, ठीक है, ये और जो ये वैलीज थी, इन दोनों को जो कंट्रोल करता था राजा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। संगम पोएम मेंशन इन द मेंदुवर, ठीक है, कोई मेंदुवर नाम का कुछ ग्रंथ होगा या फिर कुछ बुक होगा, ठीक है, उसमें संगम पोएम्स के बारे में बहुत ज़्यादा So moving at moving ahead with the paragraph, New Kingdom along the coast. The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with the hills, plateaus and the river valleys. ठीक है, जो तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है अपने क्लियर कि जो साउदर्न हाफ था, ठीक है, आधा साउथ था, जो कि किससे कन्वर्ट था, कोस्टल लाइन से, ठीक है, लॉन्ग कोस्टल लाइन थी, और उसमें क्या था, हिल्स थे, प्लेट्यूज थे और रिवर वैलीज थी, ठीक है, नदियाँ थी,
है ना, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहे होंगे, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज मतलब पठार, ऊपर नीचे, ठीक है, मतलब समतल ज़मीन नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। और लॉन्ग कोस्ट लाइन थी, लॉन्ग कोस्ट लाइन तो ये मान लो, ठीक है, ये लॉन्ग कोस्ट लाइन थी, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि समुद्र तट बहुत ज़्यादा बड़ा था वहाँ पे। अमंगस द रिवर वैलीज, ठीक है, बाकी सारी रिवरों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो थी कावेरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल थी। तो अमंगस द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। चीफ किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल, ठीक है। तो जो ये दोनों चीज़ें, क्या, लॉन्ग कोस्ट लाइन और रिवर वैलीज, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो राजा, ठीक है, या चीफ इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लेता था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था उस पर्टिकुलर टाइम में। फिर संगम पोएम्स मेंशन द मुंदेवर, ठीक है। तो एक संगम पोएम्स है जिसमें एक वर्ड मेंशन है मुंदेवर है, जिसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। दिस इज़ द तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स, ठीक है। जो तो इसका मतलब है कि जो इट इज़ एक्चुअली अ तमिल वर्ड जिसका मतलब होता है कि 3 चीफ, मतलब 3 हेड, ठीक है। तो 3 हेड क्या थे वो देखते हैं कि द हेड्स ऑफ द 3 रूलिंग फैमिलीज, ओके। तो जो इसका मतलब क्या होता है 3 चीफ, और 3 चीफ्स मतलब 3 पर्टिकुलरली हेड थे, ठीक है। और ये तीनों फैमिलीज थी, है ना, जो कि रूल करती थी इस साउदर्न हाफ में पूरे, ठीक है। तो वो 3 फैमिलीज कौन कौन थी, ये थी एक चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे आज से 2300 साल पहले। who became powerful in South India around 2300 years ago. Now, each of 3 chiefs had 2 centers power, one island and one of the coast. Of these 6 cities, 2 were very important: Puhar and Kaveri Patinam, the port of Cholas, and the Madurai, the capital of Pandyas. तो ये कहा जाता है ना कि ये जो 3 चीफ थे ना, इनके पास 2 बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन थे, ठीक है। एक तो कोस्टल एरिया हो गया, समुद्री तट वाला इलाका, और दूसरा हो गया इनलैंड। इनलैंड मतलब जो प्लेट्यू वगैरह है ना, रिवर वैलीज जहाँ बहती रही होंगी वो वाला। तो ये दोनों इलाकों को पूरा कवर करके रखते थे। तो इनके पास दोनों इलाके थे, ठीक है, दोनों जगह थी, ठीक है, दोनों रीजन थे। और इसी तरह 6 शहर थे वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह कितने शहर थे, 6 सिटीज़ थी, जिसमें से 2 सिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली जिसका नाम पुहार या कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता था, दूसरा था मदुरई। तो जो पुहार और कावेरी पत्तनम था, ये एक्चुअली में पोर्ट था चोलास का, ठीक है, जहाँ पे शिप्स वगैरह आके रुकते रहे होंगे ना, तो ये लोग पोर्ट बना दिए रहे होंगे। और पांड्यास के लिए क्या था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था मदुरई, ठीक है। क्या था, मदुरई, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मदुरई, ठीक। तो ये 2 सिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आउट ऑफ 6 cities. Now moving ahead, the chief did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received a gift from the people. They also went on a military expedition and collected the tribute from the neighboring areas. है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग कोई टैक्स वगैरह नहीं लेते थे। इंस्टेड वो क्या करते थे, डिमांड करते थे, ठीक है। किसका डिमांड करते थे, गिफ्ट का, है ना, कि तुम मेरे को कुछ गिफ्ट दे दो, जो भी तुम्हारे पास है वो मेरे को एज ए गिफ्ट दे दो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई स्पेसिफिक चीज़ ही दो, ठीक है। तो ऐसा था, और वो लोग हमेशा गिफ्ट जो भी देते थे तो वो ले लेते थे, कभी मना नहीं करते थे। कुछ टाइम में ये भी देखा गया है कि वो लोग ना जो अपने नेबर्स थे, ठीक है, उनसे भी कुछ चीज़ें मतलब लेते थे, ठीक है। पड़ोसियों से भी टैक्सेस मतलब एज अ गिफ्ट लेते थे वो लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया, दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ वेल्थ वो लोग अपने पास रखते थे और कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अमंगस देयर सपोर्टर्स, ठीक है। कुछ अपने पास रखते थे, कुछ सपोर्टर के मतलब कुछ सपोर्टर्स को दे देते थे, ठीक है। हाँ, तो सपोर्टर्स में उनके सोल्जर्स हो जाते थे, फैमिलीज हो जाती थी, ठीक है, और पोएट्स हो जाते थे। पोएट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो मैनी पोएट्स हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन इन द कंपोज्ड पोएम इन प्रेजेस ऑफ चीफ हु often rewarded them with the precious stones, gold, horses, elephant, chariots and fine cloths. So this paragraph including up till here कि ना देखो, जो संगम थी, ठीक है, संगम पोएम थी,
है ना। तो उसमें बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ठीक है, कि इनके द्वारा, पोएट्स के द्वारा। तो जो पोएट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे अपने राजाओं के लिए उस टाइम में, ठीक है। तो जितना वो तारीफ़ें उसके राजाओं के करते रहे होंगे तो वो उतना ही ज़्यादा उनको रिवॉर्ड भी मिलता रहा होगा राजाओं से, ठीक है। तो क्या क्या मिलता रहा होगा, बोलते हैं कि ना उनको प्रीशियस स्टोन मिलते रहे होंगे, कुछ गोल्ड, है ना, घोड़े, हाथी, रथ, फाइन क्लॉथ्स, है ना। फाइन क्लॉथ मतलब कि है जो जो सिल्क के कपड़े रहते रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब उन लोगों को मिलते थे। नाउ अराउंड 200 ईयर लेटर अ डायनेस्टी नोन एज अ सातवाहन बिकेम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर सतवाहन वॉज अ गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो ये बोला गया कि फिर बहुत समय बाद ना एक वेस्टर्न में एक वंश आया जिसका नाम था सत्यवाहन। सत्यवाहन का राजा था श्रीकर्णी, ठीक है, वहाँ उसका रूलर था। वी नो हिम अबाउट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अब इसके बारे में हमको कैसे पता चला, हमको ऐसे पता चला कि इनकी जो माँ थी उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने बेटे के बारे में लिखा था, ठीक है, जिनका नाम क्या था, गौतमी बालश्री। He and other Satavahan rulers were known as a lord of Dakshin Path, literally the road leading to the south. तो ये, ठीक है, जो सतकर्णी थे और इनके साथ जो रूलर्स थे सतवाहन पूरे डायनेस्टी में, तो उनको दक्षिण का भगवान माना जाता था, ठीक है, ठीक है, जो कि हमेशा ऐसा कहा जाता था कि दक्षिण को लीड करते थे लोग, ठीक है। फिर विच was also used as a name of the entire southern region, ठीक है, पूरे सदर्न रीजन में, ठीक है, इनका बोला बाला था, ठीक है, और इनको भगवान माना जाता था वहाँ पे। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। तो अब उस टाइम में इन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी तीनों जगह में, ईस्ट, वेस्ट और जो साउथ, ठीक है, तीनों कोस्टल रीजन में इन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी, ठीक है। सो दिस वॉज the whole thing about this chapter up till here. I hope you have understood this very well, है ना। If there is any confusion, if there is any doubt you are having, please just let me know into the comment box. I would be more happy to help you. Okay, so thank you so much for listening me out up till here, and what I will do, I will make another part, where I would be discussing about the story of the Silk Road and all the rest part that I have to cover into this particular chapter. Till then, bye bye, take care.